हमारी जीव विज्ञान एमसीक्यू श्रृंखला में आपका स्वागत है। लाइफ साइंसेस की आकर्षक दुनिया में सीखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपका मार्गदर्शक हूं, वीके वासु, और प्रत्येक वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विविध अवधारणाओं का पता लगाएंगे। अपने जैविक ज्ञान को तेज करें, अपने आप को चुनौती दें। यदि आप तैयार हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और एमसीक्यू साहसिक कार्य शुरू करें। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा अंतःकोशिकीय अविकल्पी परजीवी है? ए. जीवाणु, बी. वायरस, सी. स्लाइम मोल्ड, डी. नील हरित शैवाल। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतःकोशिकीय परजीवी है? सही उत्तर बी. वायरस है। वायरस यूनिक इकाइयां हैं जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हैं। बैक्टीरिया या कवक के विपरीत वायरस में बुनियादी जीवन कार्यों को पूरा करने के लिए सेलुलर संरचना का अभाव होता है। वे अनिवार्य रूप से आनुवंशिक सामग्री हैं, या तो डीएनए या आरएनए एक प्रोटीन कोट में घिरे होते हैं जिसे कैप्सिड कहा जाता है। अब वायरस को अंतःकोशिकीय परजीवी क्या बनाता है? खैर, वे केवल अन्य जीवित जीवों की मेजबान कोशिकाओं के भीतर ही अपना जीवन चक्र दोहरा सकते हैं और चला सकते हैं। वायरस प्रजनन और गुणा करने के लिए होस्ट सेल्स की सेलुलर मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं। यह परजीवी संबंध अक्सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। सो, व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स अमंग द गिवन ऑप्शंस, रिमेंबर दैट वायरसेस फिट द बिल। वे सूक्ष्म, आकर्षक और कभी-कभी दुर्जेय एजेंट हैं जो जीवन की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। शामिल होने के लिए धन्यवाद और उत्सुक बने रहें। मुझे आशा है कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था और आप इसे समझकर हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, राउस सार्कोमा वायरस में आरएनए से डीएनए के निर्माण की क्रिया की खोज की? ए. स्मिथ, बी. टेमिन, सी. ट्वार्ट, डी. मेयर। आइए रॉस सार्कोमा वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया की अभूतपूर्व खोज की खोज करें जो आरएनए के डीएनए में रूपांतरण पर प्रकाश डालती है। सबसे पहले आइए रॉस सार्कोमा वायरस को समझें। यह एक रेट्रोवायरस है जो मुर्गियों में ट्यूमर पैदा करने के लिए जाना जाता है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया की खोज है जो रेट्रोवायरस की एक अनूठी विशेषता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज 1970 के दशक में शोधकर्ताओं ने एक अभूतपूर्व खोज की, आरएनए का डीएनए में रूपांतरण। यह प्रक्रिया, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है, रोस सार्कोमा वायरस में खोजी गई थी। डॉक्टर टेमिन ने इस रहस्य को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए टेमिन के योगदान के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर हॉवर्ड टेमिन, एक अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट, को उनके योगदान के लिए 1975 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने प्रोवायरस परिकल्पना का प्रस्ताव रखा जिसमें सुझाव दिया गया कि वायरल आरएनए को डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्राइब किया जाता है जो फिर मेजबान जीनोम में एकीकृत हो जाता है। कुल मिलाकर डॉक्टर टेमिन ने इस प्रक्रिया के महत्व को साझा किया और प्रोवायरस सिद्धांत का सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि वायरल आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से डीएनए में परिवर्तित किया जाता है और फिर यह मेजबान मस्तिष्क के साथ जुड़ जाता है। मुझे आशा है कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था और आप इसे समझकर हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, हेल्पर वायरस कहलाती है? ए. वायरस की पूर्ण प्रावस्था, बी. एक दोषपूर्ण प्रावस्था जो दूसरी दोषपूर्ण प्रावस्था की मदद करती है, सी. लेटेंट प्रावस्था, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए हेल्पर वायरस की अवधारणा पर गौर करें। सही उत्तर है बी. एक दोषपूर्ण चरण जो दूसरे दोषपूर्ण चरण की मदद करता है। अब आइए इसे तोड़े। हेल्पर वायरस एक वायरस के दोषपूर्ण चरण को संदर्भित करता है जो संक्रमण प्रक्रिया में दूसरे दोषपूर्ण चरण की सहायता करता है। इन हेल्पर वायरस में आमतौर पर संपूर्ण वायरल जीवन चक्र के लिए आवश्यक कुछ आवश्यक कार्यों का अभाव होता है। इसके बजाय वे एक सफल संक्रमण को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हुए अन्य वायरस की कमियों को पूरा करते हैं। तो संक्षेप में विकल्प बी सही विकल्प है। यह दिलचस्प है कि वायरस कैसे सहयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने दोषपूर्ण रूपों में भी। यदि आपको यह स्पष्टीकरण उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए सदस्यता लें। अगला प्रश्न है, इंटरफेरॉन की खोज किसने की?
ए इसाक व लिंडमैन, बी होलमेज तथा नाइट, सी हर्शे तथा चेंज, डी एंडर्स। इंटरफेरॉन की खोज प्रतिरक्षा प्रणाली की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण पहलू। इंटरफेरॉन की खोज का श्रेय इसाक W.S.W. लिंडेमैन को जाता है। इंटरफेरॉन सिग्नलिंग प्रोटीन का एक समूह है जो वायरल संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति इसाक W.S.W. लिंडेमैन ने इन प्रोटीनों की पहचान करने के लिए अभूतपूर्व शोध किया। इंटरफेरॉन को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि यह वायरल प्रतिकृति में हस्तक्षेप करता है। 20वीं सदी के मध्य में किए गए लिंडमैन के काम ने हमारी समझ की नींव रखी कि कोशिकाएं कैसे संचार करती हैं और वायरल खतरों से अपना बचाव करती हैं। तो प्रतिरक्षा प्रणाली के रहस्यों को उजागर करने में उनके अभूतपूर्व काम के लिए इसाक W.S.W. लिंडमैन को एक बड़ा सलाम। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करना न भूलें और अधिक आकर्षक जानकारियों के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगला प्रश्न है, CJD उत्पन्न करने वाले कारक है। ए प्रोटीन कण, बी बैक्टीरिया का समूह, डी कवक, सी वायरस का समूह। राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रोटीन कण है। CJD का मतलब क्रुटफेल्ड-जैकब रोग है जो एक दुर्लभ और घातक न्यूरोडिजेनेरेटिव विकार है। यह मस्तिष्क में प्रीन नामक मिसफोल्डेड प्रोटीन के असामान्य संचय से जुड़ा है जिससे गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षण होते हैं। प्रियन अद्वितीय संक्रामक एजेंट हैं क्योंकि उनमें मुख्य रूप से प्रोटीन होता है और उनमें आनुवंशिक सामग्री की कमी होती है। मिसफोल्डेड प्रियन प्रोटीन एक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जिससे सामान्य प्रोटीन मिसफोल्ड हो जाता है और जमा हो जाता है जिससे मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान पहुंचता है। मुझे आशा है कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था और आप इसे समझकर हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे होंगे। वायरस की खोज किसने की? ए स्टेनले, बी इवानोवस्की, सी हेरेल, डी बीजेरिंग। वायरस के रहस्यों को उजागर करने की खोज में अग्रणी शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए वायरस की खोज के इतिहास में गहराई से उतरें। विकल्प ए स्टेनली। 1930 के दशक में वेंडेल स्टेनली ने तंबाकू मोज़ेक वायरस को सफलतापूर्वक क्रिस्टलीकृत किया जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। विकल्प बी इवानोव्स्की। दिमित्री इवानोव्स्की ने सबसे पहले मोज़ेक रोग का कारण बनने वाले फिल्टर करने योग्य एजेंट का वर्णन करके नींव रखी और भविष्य की वायरोलॉजी के लिए मंच तैयार किया। विकल्प सी हर्शे। 1950 के दशक में बैक्टीरियोफेज के साथ मार्था चेज और अल्फ्रेड हर्शे के प्रयोगों ने वायरल प्रतिकृति में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। विकल्प डी बेजेरिंग। तंबाकू मोज़ेक रोग पर मार्टिनस बेजेरिंग के काम ने वायरस की अवधारणा को समझने के लिए आधार तैयार किया। अब सभी विकल्पों पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सही उत्तर क्या होगा। विकल्प बी इवानोव्स्की। यदि आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी तो इसे लाइक करना न भूलें और विज्ञान की दुनिया में और अधिक रोमांचक खोजों के लिए सदस्यता लेना न भूलें। मुझे आशा है कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था और आप इसे समझकर हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे होंगे। विरियन क्या है? ए प्रोटीन आवरण रहित वायरस, बी केंद्रक रहित वायरस, सी प्रियोन्स, डी वायरस। यह प्रश्न विषाणु विज्ञान में मौलिक अवधारणा से संबंधित है। विषाणु। आइए विकल्प तलाशें। ए क्या विरियन बिना प्रोटीन आवरण वाला वायरस है? अच्छा नहीं। वास्तव में एक विषाणु में आमतौर पर आनुवंशिक सामग्री जैसे डीएनए या आरएनए एक प्रोटीन कोट से घिरा होता है। बी क्या यह बिना केंद्रक वाला वायरस है? काफी नहीं। वायरस में केंद्रक सहित कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। वे प्रतिकृति बनाने के लिए मेजबान कोशिकाओं पर निर्भर रहते हैं। सी क्या विषाणु प्रियन है? नहीं, प्रियन पूरी तरह से एक अलग इकाई हैं। प्रियन संक्रामक प्रोटीन होते हैं जो मस्तिष्क में अन्य सामान्य प्रोटीन के विघटन का कारण बन सकते हैं। डी तो एक विषाणु क्या है? सही उत्तर डी एक वायरस है। एक विषाणु एक मेजबान कोशिका के बाहर वायरस का पूर्ण संक्रामक रूप है जिसमें आनुवंशिक सामग्री और एक प्रोटीन कोट शामिल होता है। कुल मिलाकर विषाणु एक वायरस का पैकेज्ड और संक्रमण के लिए तैयार रूप है। इसे समझने से हमें वायरल संरचना की मूल बातें समझने में मदद मिलती है। मुझे आशा है कि यह आपके लिए अवधारणा को स्पष्ट कर देगा और आप इसे समझ ही गए होंगे। हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। केप्सोमियर का प्रोटीन बना होता है। ए न्यूक्लिक एसिड का,
बी कार्बोहाइड्रेट का, सी वसा का, डी अमीनो अम्ल का। सही उत्तर है डी अमीनो एसिड। कैप्सोमेरे प्रोटीन कई प्रोटीन की तरह जीवित जीवों में अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये प्रोटीन के निर्माण खंड हैं और ये विभिन्न जैविक अणुओं की संरचना और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जब हम कैप्सोमेरे प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो याद रखें कि वे अमीनो एसिड से बने होते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है या कुछ और है जिसे आप जानना चाहते हैं तो बेझिझक पूछें। मुझे आशा है कि यह आपके लिए अवधारणा को स्पष्ट कर देगा और आप इसे समझ ही गए होंगे। हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। वायरस का फेनेरोग्राम नाम दिया। ए लॉफ व टर्नियर ने, बी W.M. स्टेनले ने, सी व्हील तथा साथियों ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हम वायरोलॉजी की दुनिया में गहराई से जाएंगे और वायरस संरचना की समझ के पीछे के अग्रदूतों का पता लगाएंगे। हमारा ध्यान वायरस के फेनेरोग्राम पर है और सवाल यह है, इससे जुड़े प्रमुख व्यक्ति कौन हैं? आइए उत्तर खोजें। वायरोलॉजी के क्षेत्र में फेनेरोग्राम वायरस की दृश्य अभिव्यक्ति या प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है। अब आइए दिए गए विकल्पों पर नजर डालें। विकल्प ए में लॉफ और टर्नियर का उल्लेख है। लवॉफ और टर्नियर दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वायरस के वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वायरस को वायरस फेनेरोग्राम्स के रूप में वर्णित किया। वर्गीकरण आनुवंशिक सामग्री, आवरण या कोट की उपस्थिति, प्रोटीन उपइकाइयों की संख्या, संरचना, समरूपता और आकार के आधार पर किया गया था। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प ए है। विकल्प बी पर आगे बढ़ते हुए W.M. स्टेनली वास्तव में वायरोलॉजी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने तंबाकू मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलीकृत करने के लिए 1946 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। हालांकि फेनेरोग्राम की अवधारणा विशेष रूप से स्टेनली से जुड़ी नहीं है। विकल्प सी में वेल और सहकर्मियों का उल्लेख है। हालांकि इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि उन्होंने वायरस के फेनेरोग्राम के विकास या समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। वायरोलॉजी के विभिन्न पहलुओं में वैज्ञानिकों के योगदान को पहचानना आवश्यक है। मुझे आशा है कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था और आप इसे समझकर हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, क्रिप्टोग्राम में सूचना के कितने जोड़े होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। हम क्रिप्टोग्राम की आकर्षक दुनिया के बारे में सीख रहे हैं और एक मूलभूत प्रश्न की खोज कर रहे हैं। एक क्रिप्टोग्राम में जानकारी के कितने जोड़े होते हैं? आओ सीखें। क्रिप्टोग्राम में आनुवंशिक जानकारी की कोडित भाषा होती है। इसमें निहित जानकारी के 4 जोड़े इस प्रकार हैं। 1 न्यूक्लिक एसिड की प्रकृति, 2 न्यूक्लिक एसिड की संरचना, 3 न्यूक्लियोकैप्सिड की संरचना, 4 नेचर ऑफ होस्ट। इस प्रश्न में हम जानकारी के 4 प्रमुख जोड़े को समझकर एक क्रिप्टोग्राम के भीतर एनकोड किए गए रहस्यों को उजागर करेंगे। जोड़ी 1 न्यूक्लिक एसिड की प्रकृति। हमारी यात्रा पहली जोड़ी से शुरू होती है, न्यूक्लिक एसिड की प्रकृति। क्रिप्टोग्राम के भीतर यह कोड बताता है कि आनुवंशिक जानकारी डीएनए या आरएनए में संग्रहित है, जो जीवन के मूलभूत निर्माण खंड हैं। जोड़ी 2 न्यूक्लिक एसिड की संरचना। दूसरी जोड़ी पर चलते हैं, न्यूक्लिक एसिड की संरचना। कोड का यह भाग आनुवंशिक सामग्री बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड के अनूठे अनुक्रम का खुलासा करता है, जो जीवन का खाका प्रदान करता है। जोड़ी 3 न्यूक्लियोकैप्सिड की संरचना। अब आइए तीसरी जोड़ी न्यूक्लियोकैप्सिड की संरचना पर ध्यान दें। क्रिप्टोग्राम का यह खंड आनुवंशिक सामग्री के आसपास के सुरक्षात्मक खोल का खुलासा करता है, एक महत्वपूर्ण पहलू जो एन्कोडेड जानकारी की स्थिरता और लचीलापन निर्धारित करता है। जोड़ी 4 नेचर ऑफ होस्ट। हमारा अंतिम गंतव्य चौथा जोड़ा है, मेजबान की प्रकृति। यह कोड आनुवंशिक जानकारी को होस्ट करने वाले जीव की पहचान का खुलासा करता है, उस वातावरण पर प्रकाश डालता है जहां क्रिप्टोग्राम के रहस्य सामने आते हैं। निष्कर्ष, जैसे ही हम इन 4 जोड़ियों को डिकोड करते हैं, हम क्रिप्टोग्राम के भीतर छिपी आनुवंशिक जानकारी की जटिल भाषा को उजागर करते हैं। जानकारी का प्रत्येक भाग जीवन के मूलभूत पहलुओं को समझने की कुंजी रखता है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड की प्रकृति से लेकर इन आनुवंशिक कोडों को धारण करने वाले मेजबानों की पहचान तक शामिल है। मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्न और स्पष्टीकरण भी समझ आ गए होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा,
हमारी जीव विज्ञान एमसीक्यू श्रृंखला के साथ जीवन के रहस्यों को खोलें, खोज करते रहें, जिज्ञासु बने रहें और जीव विज्ञान के चमत्कारों को आपकी खोज यात्रा को प्रेरित करते रहने दें। इस रोमांचक शिक्षण साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपने वीडियो का आनंद लिया है तो अधिक आकर्षक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।